लिपिड्स और प्रोटीन्स और अमीनो एसिड और हाँ जी। कार्बोहाइड्रेट। सर ये एक यानी प्रोटीन को कौन एब्जॉर्ब करता है केमिकल, और उसके बाद सारे सर इन सारे एनर्जी को कौन कौन से केमिकल एब्जॉर्ब करते हैं हमारे अंदर? नहीं बेटा, आपका पहली बात यह है कि आपका क्वेश्चन गलत है, क्योंकि आपने सारी के सारे बायोलॉजी की बेचारी मत मार के फिर एक क्वेश्चन पूछा है और उस क्वेश्चन का कोई सर पैर नहीं। आपने बहुत सी चीज़ों में मिक्स कर दी है जो कि लैक ऑफ बेसिक नॉलेज को इंडिकेट करता है। क्या आप अपने सवाल को रिपीट कर सकती हैं दोबारा? जरा आहिस्ता आहिस्ता रिपीट करना है, एक एक स्टेप। जी दोबारा। सर मैंने ये पूछा है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी जो लेता है, इनटेक देता है, एनर्जी का सोर्स जो हमने रखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड। ठीक है, 3 चीजें हो गई। सर आगे। ये सारे कैसे एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में? अच्छा ठीक है, आपका क्वेश्चन का ताल्लुक जो हम इस वक्त हम इसे बॉटनी पढ़ने लगे हैं, क्या पढ़ने लगे हैं? बॉटनी, हम बॉटनी पढ़ रहे सर हैं। बॉटनी। क्वेश्चन जी, क्वेश्चन ज़ूलॉजी है। इसका मतलब यह है कि आपने फर्स्ट ईयर में जो बायोलॉजी थी वो नहीं पढ़ी हुई है। मैं इसका ये रिजल्ट निकालूंगा। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12, वहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस दिया हुआ है स्टोमक और इंटेस्टाइन में। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स डाइजेस्ट होते हैं। आपने रोटी खाई है, रोटी स्टार्च है। स्टार्च डाइजेस्ट होता है पहले शुरू में माउथ में और फिर इंटेस्टाइन में, और ये एंड पे ग्लूकोज में कन्वर्ट जाता है। ये ग्लूकोज डायरेक्ट ब्लड में और ब्लड से मसल्स और आगे अपना काम। उसके बाद आपने चर्बी खा ली या तेल खा लिया है, ये डाइजेस्ट होगा डोडिनम में। फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनेंगे और ये फैटी एसिड आगे लिवर और वहाँ से मसल्स और जहाँ भी जरूरत है वहाँ पे चले जाएंगे, जो भी इनका काम है उसके लिए। और थर्ड वन है प्रोटीन्स। प्रोटीन जो है ये डाइजेस्ट होती है पहले कुछ स्टोमक में और बाकी इंटेस्टाइन में, वहाँ से लिवर। और याद रखिएगा कि असूली तौर पर अगर सिर्फ एनर्जी चाहिए तो हमारी बॉडी को नंबर 1 पे एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए, नंबर 1। यही वजह है कि बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट नंबर 1 पे होने चाहिए। अगर आपकी डाइट नॉर्मल है, बैलेंस है, तो उसका मतलब ये है कि आपकी खुराक में 50% से 60% कार्बोहाइड्रेट, यानी रोटी, चावल, पास्ता और यूं की जो चीज़ें हैं वो शामिल होनी चाहिए। अनबैलेंस डाइट अगर है तो कुछ और हो जाएगा। सेकंड, अगर आप फर्ज कीजिए जैसे हमारे यहाँ लोग होता है शादी के मौके पे बंदा गया हुआ है और एक एक बंदा चाहता है मैं पूरी परात खा जाऊं गोश्त की। जी देखा किसी ने कि सर वो नहीं? मुफ्त की होती है इसलिए। आपकी बात क्लियर नहीं जी हुई। सर, देखा हुआ है कि नहीं देखा देखा है। हुआ? जी बिल्कुल। जी सर, सर आदमी बहुत देखा ज्यादा है देखा सर, हुआ है खाते सर। बहुत हैं, हाँ जी देखा है। सर बिल्कुल। मेल मैं ज्यादा जी खाते जी हैं। बिल्कुल डेफिनेटली मेल खाते हैं। फीमेल तो वैसे वहां पे जाके उस नुमाइश करती हैं, एक बोटी डाली और वो भी थोड़ी सी खाई। जी सर लेकिन बिल्कुल, ना तो मेल्स, मेकअप ना खराब हो जाए। हाँ जी, मेल्स जो हैं वो तो पूरी पूरी परात उठा वो के सर होटल पे भाग बहुत जाते हैं, खाते खाना शुरू हैं। कर देते हैं। लेकिन सुन लीजिए, एक नहीं सर, नॉर्मल, यही फीमेल्स जी में भी जी देखा। स्टेटमेंट सुन लीजिए, एक नॉर्मल इंसान को हर रोज रोजाना तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 100 ग्राम प्रोटीन। अब ये प्रोटीन गोश्त, अंडा, मछली, दूध, दालें, चने, मैंने चंद नाम लिए हैं, इन सब चीज़ों में प्रोटीन मौजूद होती है। अब फर्ज कीजिए बंदे ने और कुछ नहीं खाया, उसने 1 किलो गोश्त खा लिया, उसमें से सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 200 ग्राम वो डाइजेस्ट और यूटिलाइज कर सकेगा, बाकी सारा जाया हो जाए। एक बंदा अगर एक पूरा मुर्ग खा गया है या बकरे की रान खा गया है अकेला ही, उसमें से सिर्फ 100 ग्राम उसकी रिक्वायरमेंट थी, ज्यादा से ज्यादा 100-200 ग्राम उसकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा और यूज होगा। लेकिन उससे कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगे उसकी बॉडी में जब अगर ऐसा मुसलसल कर रहा होगा। वो यूरिक एसिड का पेशेंट बन जाएगा, जोड़ों के दर्द का मरीज बन जाएगा, उसमें और कॉम्प्लिकेशन पैदा होना शुरू हो जाएंगे। यानी अस्सलाम वालेकुम सर। इसका मतलब है कि जो प्रोटीन्स हैं उसको हमें बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज नहीं करना, वो बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी में जो मटेरियल डेवलप हो रहा है वो उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। अब एक फिक्र और गौर कीजिए, मैंने कहा था एक नॉर्मल इंसान को, एक आम इंसान को, जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, बेबीज, उनको जब तक हाइट और वेट पूरा ना हो जाए, नंबर 2। सेकंड नंबर पे वो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं उनको, और नंबर 3 वो फीमेल जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन के साथ मिनरल्स और विटामिन की रिक्वायरमेंट दुगनी हो जाती है।
उनको ये दुगनी मिकदार में चाहिए होती है। जी ये लाइव आपके सवाल का जवाब मैंने डिटेल से दे दिया है। ये बहल थैंक यू सर। बॉटनी से रिलेटेड नहीं था, ये zoology का क्वेश्चन था। सर मैं थोड़ी लेट होगी, मेरी अटेंडेंस लगा दे। जी बिल्कुल लग जाएगा जी। रोल नंबर दोबारा बताइए अपना। रोल नंबर बताएं। Who is सर late? 181 है बुशरा सर मीन। 181। 181। और कोई लेट तो नहीं आ जी अभी? 18 ठीक है 18%। जी आज हमने क्या पढ़ना जी, आगे बताइए। कल जी सवाल है जी किसी का कोई? नो क्वेश्चन। चलिए अब चूंकि माइटोसिस से आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हुए हैं, इससे पहले आपने एफएससी में पढ़ी हुई है, मैट्रिक में पढ़ी हुई है, आपको इस काबिल होना चाहिए कि जस्ट माइटोसिस को डिफाइन तो कर सकें, कम से कम डिफाइन आप कर दें, फिर आगे एक्सप्लेन मैं करूंगा। कोई करता है जी डिफाइन आप में से? सर इट इज अ डिवीजन ऑफ सेल्स। यस जी ये डिफाइन किसने किया? दोबारा डिफाइन करें क्या की, दोबारा बोलिए। सर माइटोसिस डिवीजन ऑफ सेल्स। माइटोसिस इज डिवीजन ऑफ सेल्स। जी ये सर ये डेफिनेशन डिवीजन ऑफ सेल है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम। जी ये सेम वाली डेफिनेशन किसने बोली है? और सेम वाला सेम सेम का लफ्ज किसने सर बोला है? मैंने नहीं अपना नाम भी बोले ना साथ, चूंकि 3 बच्चों का माइक ऑन था इस वक्त। सर महानूर। मानूर जी, मानूर का जवाब दुरुस्त है जी, सिर्फ बाकी डेफिनेशन बहुत माठी वाली थी। माइटोसिस इज टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन व्हिच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम। मेरी वर्डिंग आपने सुन लिया कि नहीं? मेरी वर्डिंग सुन ली है? यस सर। दोबारा सुन लीजिए और याद भी रखना है इसको। याद रखिएगा ये बहुत मुख्तर डेफिनेशन है, बहुत मुख्तर है लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव है। माइटोसिस को मियोसिस से डिफरेंशिएट भी कर देती है साथ ही यही डेफिनेशन। और वर्डिंग पे दोबारा वर्क करना है आपने। इट इज टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन व्हिच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम। इस पर कोई चेंज नहीं आती है क्रोमोसोम की तादाद के अंदर। पहले ये इसकी खासियत थी, बहुत अहम पॉइंट था इसका। चलिए डेफिनेशन होगी। अब याद रखिएगा कि माइटोसिस किन सेल्स में होती है, ये मैं क्वेश्चन सोमैटिक सर सेल। सोमैटिक सेल, ये भी जवाब दुरुस्त है आपका। सोमैटिक सेल कहाँ होते हैं? सिर्फ उस जगह को छोड़ दें जहाँ रिप्रोडक्शन हो रही है, बाकी पूरी बॉडी में कहीं पे भी जहाँ भी आम सेल मौजूद सर है। ऑल सेल्स अदर देन। जी ठीक है, वो चूंकि मैंने आपसे पहले बयान कर दिया है। अब अगले पॉइंट में आ रहे हैं। माइटोसिस किस तरह के सेल्स में होती है? एक सोमैटिक सेल का लफ्ज हो गया, आम सेल्स का लफ्ज हो गया। अब दोबारा गौर कीजिएगा। फर्ज कीजिए एक जानदार में 1n 2n 3n 4n ये सेल्स हैं। बताइए किस में माइटोसिस हो सकती है, किस में नहीं हो सकती? सर 2n में। आपका जवाब आधा ठीक है। सुन लीजिए, डिप्लॉयड यानी 2n 4n 6n 8n, अगर इस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उसमें माइटोसिस हो सकता, सॉरी गड़बड़ हो गई जी, गड़बड़ हो गई। ये माइटोसिस बल्कि मियोसिस के लिए था। माइटोसिस हर तरह के सेल में हो सकती है, वो 1n हो 2n हो 3n हो, हैप्लॉयड डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड टेट्राप्लॉयड, हर तरह के सेल में माइटोसिस हो सकती है। लेकिन मियोसिस सिर्फ 2n 4n 6n 8n जो 2n या उसका मल्टीपल हो वो 135 में जी नहीं। सर ये क्यों डिफरेंस है के माइटोसिस और मियोसिस के लिहाज से, दोनों में डिफरेंस मौजूद है। अगला क्वेश्चन, हम चूंकि पहले प्लांट की बात करेंगे। प्लांट्स में फ्लावर को छोड़ दें, बाकी जहाँ पे उसकी रूट्स हैं, स्टेम है, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, जहाँ भी डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे उसमें माइटोसिस हो रही है। और फ्लावर्स में जहाँ पे उसके पोलन ग्रेन्स पैदा होने हैं और ओव्यूल्स पैदा होने, वहाँ मियोसिस हो गई। बाकी फूल के भी बाकी पार्ट्स में माइटोसिस हो रही होती है। एनिमल्स में, हर एनिमल्स में टेस्टिस और ओवरीज में जहाँ पे स्पर्म और एग बने उसको छोड़ के बाकी हर जगह पे बॉडी में माइटोसिस हो रही होती है। अक्रेंस लोकेशन वगैरह सब कुछ हो गया। अब अगला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ जो लफ्ज बोल रहा हूँ ये आपको नोट करने चाहिए, नोट कर लेने चाहिए। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि हम माइटोसिस को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे? एक का नाम है कैरियोकाइनेसिस और दूसरे का नाम है साइटोकाइनेसिस। होती है ये पर होती। यस सर। ये लफ्ज दोनों नोट रखते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। और ये भी नोट कर लीजिए, मुझे एक पॉइंट याद आ गया। एफएससी की बुक में, अब क्या एफएससी सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ, जहाँ माइटोसिस डिस्कस हुई है वहाँ पे उसने
हेडिंग गलत जगह पे दी है, हमें गलत हेडिंग दिए हुए हैं। दोबारा गौर कर लीजिएगा, माइटोसिस को डिवाइड करेंगे तो 2 स्टेप्स हैं इसके। पहला हिस्सा है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। आगे कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेजेस हैं, आप उन नामों से वाकिफ हैं पहले से, और वो हैं जी प्रोफेज, जी मेटाफेज, सर। एनाफेज और टीलोफेज। जी, अब लफ्ज़ी मतलब है कैरियोकाइनेसिस का वो प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है, यहाँ से शुरू होना चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड हम यहाँ से शुरू करेंगे। इंटरफेस हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, इंटरफेस में क्या कुछ होता है, इट इज़ वेल नोन। मैं यहाँ पे 1-2 कंसेप्ट डिस्कस करूँगा। अब डिपेंड करता है, चूँकि आप में से कुछ के पास रामे होगी, कुछ के पास इल्मी होगी, कुछ के पास कारवान, और मे भी किसी के पास और कोई बुक भी मौजूद हो। ज़रूरी नहीं है कि ये कंसेप्ट आपकी बुक्स में मौजूद हो। और ये भी याद रखिएगा कि माइटोसिस के एंड के ऊपर हमें एक टॉपिक और डिस्कस करना होगा, और वो टॉपिक होगा डिफरेंस इन माइटोसिस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वेल, यहाँ पे इसका जिक्र मुझे करना पड़ेगा, चूंकि जो डायग्राम भेजी है जी, ये रिमशा की डायग्राम थे। रिमशा, आपने कहाँ से लिया ये डायग्राम, कहाँ से लिया आपने? इल्मी से लिए सर रिमशा ने। जी ठीक है, नोट कर लीजिएगा। दिस इज माइटोसिस इन एनिमल्स। जो डायग्राम भेजी है रिमशा ने इल्मी वाली, दिस इज डायग्राम ऑफ माइटोसिस इन एनिमल सेल्स। प्लांट सेल में कुछ फर्क होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। आमतौर पर जो किताबों में डिस्क्रिप्शन होती है वो एनिमल सेल के लिहाज से होती है, और एंड पे एक टॉपिक, एक पैराग्राफ लिख देते हैं जिसमें बता देते हैं कि एनिमल और प्लांट के माइटोसिस में क्या डिफरेंस मौजूद होता है। बहरहाल ये पॉइंट ध्यान में रखते हुए इसको लेके आगे चलना है आपने। जी, अब यहाँ पे आ जाइए इंटरफेस के आखिरी स्टेप पे। और इसमें एक मिस्टेक है, वो चेक कर लीजिएगा। इसने जो डायग्राम शो की हुई है, जब हम खुद सेल को देखते हैं और फर्ज के माइटोसिस को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो हम आम माइक्रोस्कोप में देखेंगे सेल आपको बहुत छोटा, जितना सा ये, इतना सा जो पार्ट है, आपको इतना सा सेल नजर आएगा। ये कह लीजिए इस साइज का सेल आपको नजर आएगा, जो ये वाला साइज है। ये सेल जो बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा करके दिखाया हुआ है। अब दिखाया हुआ है इसने उस तरह से जिस तरह से नजर आना चाहिए, बहुत हाई पावर पे, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, लेकिन एक्चुअली जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो वो लो पावर पे स्टडी कर रहे होते हैं। बहरहाल इसमें एक खामी है, खामी कह लें, खूबी कह लें, इसकी मर्जी है, जो भी आप उसको कहना चाहें। इसने यहाँ पे सेंट्रियोल पेयर्स शो किए हुए हैं। मैं एक क्लासिकल कंसेप्ट बताने लगा हूँ आपको। ये मैट्रिक की बुक में मौजूद था, एफएससी में सिर्फ एक जगह उसका नाम था बगैर वजाहत से। आप में से कितने लोग हैं जो सेंट्रोसोम से वाकिफ? व्हाट इज सेंट्रोसोम? डू यू रिमेंबर सेंट्रोसोम? नो वन? ये सर पढ़ा है। कहाँ पे? और ये होता क्या है, किस काम आता है? चलिए सुन लीजिए। सर अब एफएससी में पढ़ा। नहीं, एफएससी में इसको बयान नहीं किया हुआ उन्होंने। एक किसी जगह पे और जगह पे मेंशन है, बगैर डेफिनेशन से, बगैर किसी वर्डिंग से। सुन लीजिए। पहली बात है, ये तस्वीर ऐसे नहीं होगी जैसे इसने दिखाई है। अब से तकरीबन 100 साल पहले वो साइंटिस्ट जब आम माइक्रोस्कोप से सेल को स्टडी कर रहे थे, तो एक बंदे ने नोट किया कि न्यूक्लियस के करीब उसको एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। उस स्ट्रक्चर को, और ये सिर्फ उसके कुछ अर्से बाद उस सेल में डिवीजन शुरू हो गई, उस स्ट्रक्चर को उसने सेंट्रोसोम का नाम दिया। और कमोबेश कोई 20, 25, 30 साल के बाद जाके साबित हुआ कि वो जो सेंट्रियोल्स हो, वो जो सेंट्रोसोम था, एक्चुअली वो डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल थे। सेंट्रियोल डिवीजन से जस्ट पहले डुप्लीकेट हो जाते हैं, 4 बन जाते हैं। चूंकि एक सेल में 2 सेंट्रियोल होते हैं, वो 4 बन जाते हैं। ये वो ही पेयर दिखाया हुआ है इसमें। पहले ये प्रूफ इंटरफेस के एंड पे हो चुका होता है माइटोसिस शुरू होने से पहले। यहाँ पे आ जाइए, इसकी डायग्राम में काफी गड़बड़ है। यहाँ पे गड़बड़ ये है कि इसकी प्रोफेस, इसने ये पहले बना दिया है, ये इतनी जल्दी नहीं होगा। हम प्रोफेस को अर्ली प्रोफेस, मिड प्रोफेस, लेट प्रोफेस में शो कर से, ये लेट प्रोफेस बना दिया। इसको मिड प्रोफेस या अर्ली प्रोफेस दिखानी चाहिए थी। सबसे पहले न्यूक्लियस ऐसा मौजूद होता है। अब इसने क्रोमोसोम बहुत प्रोमिनेंट कर दी हैं, गौर कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता सेल के न्यूक्लियस में थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम अपीयर आना शुरू होते हैं। मैं फिगर इंग्लिश में बोलने लगा हूँ। स्मॉल थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट अपीयरिंग इन न्यूक्लियस। किस वक्त? एट स्टार्ट ऑफ प्रोफेज, जब प्रोफेज शुरू होती है उस वक्त। सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपीयरिंग। और तीसरा फिक्र है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं,
स्टार्ट रिपीटिंग एट लेट प्रोफेज, जब प्रोफेज का एंड होता है। और अगर मैं एक फिगर और बोल दूं कि टाइम के साथ साथ पहले अर्ली प्रोफेज है, फिर मिड, फिर लेट। मिड प्रोफेज में क्रोमोसोम ज़्यादा क्लियर, और अर्ली लेट प्रोफेज तक जाते जाते वो बहुत वाज़े ऐसे हो जाते हैं जैसे यहाँ पे इसमें दिखाया हुआ है। उनकी तादाद को काउंट किया जा सकता है प्रोफेज के एंड के ऊपर। ये है जी ऑल आउट, और बिल्कुल उसके करीब जाके फिर ये जो दोनों सेंट्रियोल हैं साइड पे जाना शुरू हो जाते हैं, प्रोफेज मुकम्मल हो गई। याद रखिए ये चूंकि हमने सेंट्रियोल शो किए हैं, इसका मतलब ये एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते। मेटाफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है, न्यूक्लियस गायब हो चुका हुआ है, सेंट्रियोल अपने अपने पोल्स पे पहुंच चुके हैं। इनके दरमियान में स्पिंडल फाइबर्स और इनके साइड के ऊपर एस्टर फाइबर, इसने चूंकि उसको लेबल नहीं किया हुआ, दोबारा गौर कीजिएगा, मैंने दो लफ्ज बोले हैं, एस्टर फाइबर्स और स्पिंडल फाइबर्स। इसने काइनेटोकोर नहीं, इसने स्पिंडल फाइबर शो किया हुआ है, ये स्पिंडल फाइबर्स है। नोट कीजिएगा फाइबर्स दो तरह के होते हैं, चूंकि इसने उनको प्रॉपर इंडिकेट नहीं किया हुआ है। ये क्या कर रहा है जी, जी ये इसने अब यूं समझिए, ये लेट प्रोफेज के बाद और मेटाफेज से पहले स्टेज बता दी है, और इसका नाम लिखा है प्रो मेटाफेज। मेटाफेज से पहले इसको नहीं, बल्कि अब यहाँ पे आज हम मेटाफेज को स्टडी करेंगे। वो चूंकि बारीक था ना, मुझे क्लियर नजर नहीं आया। ये है जी मेटाफेज। याद रखिएगा दोनों पोल्स के ऊपर दो सेंट्रियोल्स, इन सेंट्रियोल से जो फाइबर्स निकल रहे हैं, रूटीन में हम उनको स्पिंडल फाइबर कहते हैं, इसका नाम यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन एक फर्क है, इसने सारे के सारे स्पिंडल फाइबर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे के पूरे लाइन पे लगा दिए हैं। चूंकि इसने क्रोमोसोम 4 शो किए हैं, इसमें 4 बड़े वाले फाइबर्स होंगे दोनों साइड पे और 4 छोटे फाइबर्स होंगे। मैंने बड़े छोटे करके इस्तेमाल किया एक्चुअली। जो बड़े वाले फाइबर्स होंगे वो यहाँ से शुरू होके सेंट्रोमियर से अटैच होंगे, और उनको कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स, और दूसरे इनके दरमियान में होगा, जो यहाँ पे होगा ये पूरा नहीं होगा, ये बल्कि ये इतना सा होगा, छोटा सा होगा। ये कंसेप्ट थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा, मैं इसकी डायग्राम मुझे खुद ड्रा करनी पड़ेगी अगर होगी जी, क्योंकि मुझे माउस से डायग्राम ड्रा करनी बड़ी मुश्किल लगती है। सर मैंने भी आपको कुछ पिक्चर्स भेजी हैं जी। अब वो एक वक्त में बेटा सारा कुछ नहीं हो सकता, एक ही चीज़ हो सकेगी। मैं इसको खुद बनाने लगा हूँ, चलेगी है। जी मैं रफ स्केच बना रहा हूँ जी, चूँकि टाइम ज़्यादा लगेगा बनाने में, मैं सिर्फ थोड़े से दिखा देता हूँ और सिर्फ कुछ पोर्शन दिखा सकूँगा मैं, चूँकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा डायग्राम बनाने में, इतना टाइम नहीं है वहाँ, इससे डायग्राम बनाने में बहुत मुश्किल होती है। डायग्राम क्लियर नजर आ रही है कि नहीं, सिर्फ ये बताना है आपने मुझे कि आप लोगों को डायग्राम क्लियर नजर आ रही है? जी सर। ये क्रोमोसोम आपके सामने जो कि अटैच हैं, मैंने सिर्फ एक साइड पे स्पिंडल फाइबर दिखाया है, मुझे अभी कलर चेंज करके दोबारा फिर दिखाने पड़ेंगे। ये इधर से भी ऐसे ही अटैच होगा, चले दोबारा हो गया जी। मैंने इस आपकी आवाज नहीं आ रही, आप क्या कह रही हैं, दोबारा बताएं जी, दोबारा नोट कीजिएगा जी। यहाँ पे वो देख रहे हैं जो ये लंबे वाला फाइबर है, मैंने यहाँ पे लिखा है के एफ, खाली के लिख रहा हूँ, काइनेटोकोर फाइबर, और जो ये वाला है इसका मैंने लिखा है पी, काइनेटोकोर फाइबर और पोलर, ये दोनों मिलके स्पिंडल फाइबर, ये भी स्पिंडल का हिस्सा है, ये सारे मिलके ओवरऑल स्पिंडल फाइबर कहते हैं। स्पिंडल फाइबर नाम रखने की वजह ये होती है कि इसकी ओवरऑल शेप स्पिंडल जैसी है, दरमियान से मोटे और किनारों से पतले होने की वजह से इसको ये नाम दिया जाता है। ये प्रोटीन से बने हुए प्रोटीन का नाम है ट्यूब्यूलिन। ये थी जी डायग्राम एक कदर उस चीज़ की वजाहत के लिए जो कि जी, ये मैंने इसको एक्सप्लेन किया, जो कि इसकी डायग्राम ठीक नहीं थी, मैंने उसके अंदर जो चीज़ मिसिंग थी वो ऐड कर दी है। याद रखना है एस्टर फाइबर सिर्फ एनिमल्स में होते हैं, प्लांट में नहीं होते, स्पिंडल फाइबर दोनों में होते हैं। प्लांट में जहाँ से ये फाइबर निकल के आते हैं उसको माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का नाम देते हैं, उसमें सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। दिस इज मेटाफेज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फिक्र जो मैं बोल रहा हूँ, ये फिक्र प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस chromosomes are arranged at equatorial plate। मेटाफेज की पहचान क्या है?
हम कैसे पहचानते हैं कि मेटाफेज है? क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेट। ये सिंगल एक एक हर जगह पे आपको एक एक नजर आ रहा है, और ये मेटाफेज माइटोसिस की है। मियोसिस में कुछ और होता है। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इक्वेटोरियल प्लेट, हमें बाज़ार ये एक लाइन में नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हमें ये बाज़ार एक लाइन में नजर आ रहे हैं। एक्चुअली ये लाइन में नहीं होते, ये एक दायरे में पड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको लाइन नजर आ रही है, ये वाले ये एक लाइन में पड़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअली ये लाइन में नहीं है। मैं इसकी डायग्राम अगर आप कहें तो फिर ड्रा कर दूं कि ये दायरे में कैसे नजर आएंगे। चूंकि ये मैंने ब्लू कलर में शो किए थे, मुझे इसकी डायग्राम गड़बड़ होगी थोड़ी सी। चलें, मैं डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ जी। ये कलर में होगी, कलर चेंज करके मुझे ये ड्रा करना है। ये एक क्रोमोसोम है। डायग्राम चूंकि अच्छी नहीं बनती, वो मजबूरी है जी, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। आपने सिर्फ ये देख के बताना है कि आपको डायग्राम नजर आ गई है। आपको 4 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। अगर आप इसको मुझे फॉलो करें, चारों एक दायरे में पड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, आपने खुद पढ़ लेना मैंने क्या लिखा है। दिस इज टॉप व्यू, दिस इज टॉप व्यू, एंड दिस इज साइड व्यू। जो आपकी बुक में बना हुआ है वो साइड व्यू है मेटाफेज का, और जो उसका पार्ट मैंने बनाया था, और जो मैंने बनाया यहाँ पे ये टॉप व्यू। अगर हम एक सेल को ऊपर से देख रहे हो तो उसमें आपको ये नजर आएगा जो मैंने यहाँ दिखाया। अगर 4 क्रोमोसोम होंगे, ये एक दायरे में पड़े हुए हैं जो हमें यहाँ पे एक लाइन में नजर आ रहे थे। इन डायग्राम को सेव कर लीजिएगा, ये आपको आम किसी किताब में से नहीं मिलेंगे, ठीक है। सेव कर लेंगे कि नहीं? जी सर। जी, मेटाफेज पूरी होगी। अब टाइम थोड़ा है जी। एनाफेज, स्पिंडल फाइबर, जो ये वाले फाइबर्स हैं ये कंट्रैक्ट होंगे, ये ऐसे कि इधर को खींचेगा या इधर को आएगा। उसके निश्चित तौर पर सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा। आधे क्रोमोसोम, आधे का मतलब है जो दो टांगों वाले थे, एक एक टांग इधर चली जाएगी, एक टांग अपोजिट साइड पे। जब इस स्टेज में होते हैं तो इस वक्त हमें ये वी शेप्ड, एल शेप्ड, जे शेप्ड या आई शेप्ड शक्लों में नजर आते हैं। और यहाँ पे ये मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्टोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक शेप में आते हैं। ये एनाफेज है। जब ये डिवाइड होते हैं, डिवाइड से लेकर यहाँ तक पहुँचने तक ये सारी, ये अर्ली एनाफेज है, मिडिल एनाफेज है, यहाँ पे लेट एनाफेज होगी। और जब ये अपने अपने पोल पे पहुंच जाएंगे तो आखिरी स्टेप आ जाएगा जिसका नाम है टीलोफेज। इनके लफ्ज़ी मतलब भी हैं। प्रोफेज, प्रोफ कहते हैं पहली स्टेज ये है। मेटा कहते हैं उसके बाद वाली दूसरी स्टेज मेटाफेज है। एना कहते हैं दूर, इसमें क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिड दूर जाना शुरू हो गए हैं, इसलिए इसका नाम है एनाफेज। और जब ये अपने अपने सिरे पे पहुंच जाएंगे, एक बार फिर गड़बड़ है यहाँ पे इस डायग्राम में। इसने टीलोफेज इसको दिखानी चाहिए थी पहले कि टीलोफेज में क्या होता है। ये टीलोफेज अर्ली स्टेज है, बहुत अर्ली टीलोफेज दिखाई है इसने। किसी और बुक से डायग्राम चेक कीजिएगा। अगर लेट टीलोफेज दिखाएं तो फिर आपको उसमें एक सेल में 2 न्यूक्लियस दिखाने पड़ेंगे, और उसके साथ ही यहाँ पे कार्बन है ये साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होना शुरू हो गया, जो कि अलग आखिरी टॉपिक होगा, सेपरेट टॉपिक होगा टीलोफेज के बाद वाला, अलग हेडिंग के साथ होगा साइटोकाइनेसिस। ये मैं टाइम चेक कर रहा हूँ जी, हमारे पास सिर्फ कितने 38, सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए हैं। बहरहाल ये इस डायग्राम को मैंने 2 एक्स्ट्रा डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया। ये मैंने बता दिया कि ये डायग्राम अच्छी नहीं है, ये गुजारा है, ये कुछ मुझे पसंद नहीं आई है। आप 1-2 और अदर बुक से चेक कीजिएगा डायग्राम। मैं भी कोशिश करता हूँ कि असल में मैं इतना बिजी होता हूँ दरमियान में कि मेरे पास डायग्राम को सेंड करने के लिए टाइम नहीं निकलता है। बहुत सी बुक्स के अंदर ये डायग्राम्स बहुत अच्छे वाले डायग्राम मिल जाती हैं, नेट से भी मिल जाती है, लेकिन आपके लिए मसला ये है कि आप नेट से डायग्राम को प्रॉपर सिलेक्ट कर नहीं सकते हैं। सर मैंने आपको कुछ पिक्चर्स भेजी हैं, आप वो देखिए। हाँ जी, इसको मैं चेक करूँगा जी, लेकिन अभी तो सिर्फ ये चीज़ बंद होने वाले जोन मैं देखता हूँ जी कि अगर सर मैंने आपसे एक और चीज पूछनी थी। जी पूछिए सर आपने पहले मोनोसेक्राइड्स और सर रिड्यूसिंग शुगर्स के लेक्चर्स भेजे थे सर ग्रुप में। जी वो कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में थे जी सर। लिपिड क्या आपने भेजे नहीं? लिपिड के भेज देता हूँ, कोई मसला नहीं। वो मैंने अभी अपलोड नहीं किए असल में। ये हाँ जी, आप लोग जो केमिस्ट्री के हैं, मैं वो उनको सिर्फ ज़ोली वालों को सेंड करता हूँ लिंक उसका।
आप अगर आप ऐसे करें ना, आप जो चैनल्स हैं, मेरे 3 चैनल्स हैं, एक तो प्रॉफिट मसल के नाम से है, बाकी 2 उनको सब्सक्राइब कर लें, तो मैं जैसे अपलोड करूंगा वो आप तक ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। मैं तीनों चैनल्स का लिंक भेज देता हूं, आप उसको चेक कर लें, उसमें से आपको अपने पसंद की जो वीडियोस हैं वो मिल जाए। ठीक है? यस सर। चलो ओके। जी, अब ये सिर्फ चंद सेकंड बाकी हैं जी, एक से बंद हो जाएगा जूम पर। कोई क्वेश्चन किसी का तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। If you have any question, you can ask questions. जी, अभी तक मुझे आपकी मेजॉरिटी ने, बल्कि सिर्फ 1-2 बच्चों ने मुझे लगता है भेजा है रिजल्ट कार्ड। आपने ईमेल पे भेजे हैं या